You look forward 6 years. आप सोचो, what has happened in Telangana, what has happened in Hyderabad. People were worried about Hyderabad because Hyderabad, like Nasir said, is a city that evolved over 430 years. If any one leader or if any one government would stake a claim on Hyderabad and say कि हमने इसको बनाया, तो मैं तो बोलता हूं that person is living in a fool's paradise. Because Hyderabad, like I said, evolved over a period of time of 400 plus years. If you look at cities across the world, not just Hyderabad, like they say, Rome was not built in a day. Likewise, no city gets built in a day. City is not about a few concrete structures or a few blocks. City is about an inherent soul, culture, heritage, the vibe that goes with the people of the city, the social infrastructure. All of these ultimately culminates and ultimately ends up being what is known as the core value or the core belief system or the core soul of that city. Now, Hyderabad is one of those rare cities in India. आप देखो, आप क्योंकि आप ट्रैवल करते रहते हो, आप सारे बिजनेसमैन हो, आपने शायद इंडिया में भी ट्रैवल किया होगा, बाहर भी किया होगा. देयर आर वेरी फ्यू सिटीज लाइक हैदराबाद, क्योंकि यहां पे अगर आप जाएंगे, अगर आप आज चेन्नई जाएंगे या बैंगलोर जाएंगे, वहां पे कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है, वहां पे कोई ऐसी इमारत नहीं है जो 400 साल पुराना है, 500 साल पुराना है. यहां पे अगर आज जाएंगे आप, एक चार मीनार है, एक हमारा चौमाला है, एक गोलकुंडा है, टूम्स है, जो सैकड़ों साल पहले बने हुए हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ यू juxtapose, you see the new age symbols also, the Durgam Cheruvu Bridge, the beautiful command control center that's coming up in Banjara Hills, the new age symbols of new age vibrancy, the new generation thinking, etc. So this is the beautiful combination of Hyderabad. I keep saying it. Hyderabad is a unique city that possesses both old world charm and a new age vibe. Very few cities in India have it. या तो वो है या तो ये है. ये दोनों कंबाइन करने वाला सिटी बहुत कम है, उसमें हैदराबाद एक है. तो इसमें सबसे बड़ी चीज हमारे लिए, when we assumed office on the 2nd of June 2014, the biggest challenge for us as a government was, like I said, all the things that were pointed out by the naysayers. जो लोग बोल रहे थे कि ये स्टेट नहीं चलेगी, जो लोग बोल रहे थे कि यहां पे इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, अंधेरा है. सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये थी कि not only did we have a point to prove to them, more importantly, we had a point to prove to ourselves that this state will work and do very well. मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आज एक बार देखिए आप. When our Chief Minister, Sir KCR ji, had assumed office, he's a very practical man. He's a man who's rooted in reality. वो ज्यादातर आप देखेंगे तो सैटेलाइट नहीं बात करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी नहीं बात करते हैं, वो बात करते हैं बिजली की, पानी की, सड़क की, जो लोगों के बेसिक नीड्स होते हैं, एग्रीकल्चर की, सपोर्ट प्राइस की, जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसकी देखभाल की ज्यादा बात करते हैं. बाकी चीज भी करते हैं, प्लान करते हैं, विजन देते हैं, एक ब्रॉड हाई लेवल विजन उनका है, बट उनका फोकस जो है ज्यादा आम आदमी का रिक्वायरमेंट पे होता है. तो जब हमने ऑफिस अज्यूम किया, द फर्स्ट थिंग ही सेड इज, हाउ कैन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द देन आंध्र प्रदेश से कि अंधेरा होगा यहां पे, इसके बारे में क्या किया जा सकता है. क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं फैक्ट्री वर्कर्स हड़ताल करते हैं कि भाई बिजली नहीं है, क्या कोई तकलीफ है. बट हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में एक यूनिक चीज था. हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब के टाइम पे इंडस्ट्रियलिस्ट आके हड़ताल दिए इंदिरा पार्क पे कि भाई हमें बिजली दो, चाहे तो दो चार रुपया ज्यादा लगा दो यूनिट पर यूनिट कॉस्ट, बट बिजली दो, कुछ भी करो. कुछ नहीं कर सके हो. But within 6 months, after assuming office, in fact, I remember 2014 June, काचीगुड़ा में हमारे स्टील ट्रेडर्स और कोई ऑयल कंपनी वाले थे, हमारे लोकल बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक मीटिंग लगाया था होटल में 2014 जून में, इनिशियल डेज. उन्होंने मुझसे एक ही पूछा कि भाई कुछ भी करो, बिजली लाओ, कुछ भी करो, हमारे को बिजली लाओ, इलेक्ट्रिसिटी पावर दो ठीक से, 3 शिफ्ट चलाएंगे, धंधा चलाएगा तो रोजी रोटी मिलेगी हमारे वर्कर को और इकोनॉमी चलेगी. फर्स्ट थिंग आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिड वाज, विद इन 6 months he sorted out the power issue, and today I'm happy to share with you, when we assumed office, the installed capacity of power in the state was 7,000 megawatts. Today it is 16,000 megawatts. और इस 16,000 में से I'm also
even more proud to say this, for those of you who are environmentally conscious, who are very keen on renewable energy, out of these 16,000, when we assumed office, 45 megawatts was produced from solar energy. Today, more than 4,000 megawatts is produced from solar energy. We are the number 2 state in the country. After Karnataka, solar energy में हम लोग number 2 है. अगर land mass के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि कर्नाटका बहुत बड़ी है. If you look at land mass, then I would definitely say we are number 1. Pro rata अगर देखेंगे. So that's the first thing we sorted out. And today, every person enjoys the benefits of electricity. So आप agriculture ले लो, industry ले लो, household ले लो, हर कोई इसी को benefit मिला है इसके तरफ से. दूसरी बात, हैदराबाद में ऐसे भी जगह थे जहां 14 दिन को एक बार पानी मिलता था, पीने की पानी. केसीआर साहब ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है. हैदराबाद ऐसी शहर है जहां पे बहुत सारा प्लानिंग किया गया है. अगर आप सोचेंगे 1920s की बात है, when this was Hyderabad state, back then मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया was summoned by the ruler. उनको बुला के, मूसी का फ्लड हुआ था 1908 में, उनको बुला के प्लानिंग करवा के उनको 2 इंस्ट्रक्शन दिए गए थे. बताया गया था कि पहली बात, आप बिल्ड रिजर्वॉयर्स सो दैट फ्यूचर फ्लडिंग कैन बी अवॉइडेड, वी कैन अरेस्ट द मूसा ईसा इन सर्टन लोकेशंस. एंड दूसरी बात, द सिटी इज ग्रोइंग, सो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर. 1920 में इस सिटी के लिए एक ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वॉयर बना जो आप आज देखते हैं, गंडीपेट. और हैदराबाद में जो लोग हैदराबादी हैं, पुराने हैं, आप तो जानते हैं, कोई नया अगर हैदराबाद में आता है 6 महीने के बाद वो मिलता है, तो एक कहावत है, अगर थोड़ा वो साफ सुथरा लगता है, थोड़ा गोरा बनने लगता है, तो बोला अरे इसको तो गंडीपेट पानी पड़ा भाई, इसके सिस्टम में आ गया भाई बोलते. दैट इज द फैक्ट. తెలుగులో కూడా చెప్తారు, వీడు కొద్దిగా నున్నగా అయిందంటే వీడు గండిపేట నీళ్ళు తాగిండ్రా भाई అంటే. मैं क्या बोल रहा हूं, 1920 की बात है वो, वी आर इन 2020. 100 सालों में शहर कितना बड़ा आप सोचिए. बट किसी भी गवर्नमेंट ने इस बीच में इन 100 साल में कोई भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं सोचा कि हैदराबाद के लिए एडिशनल ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वॉयर बनाया जाए. आज केसीआर साहब ने ना सिर्फ सोचा बल्कि उस पर अमलावरी भी किया. ही इज इंप्लीमेंटेड इट. केशवापुरम is being constructed, which is going to be 2 times the size of Gandipet. And unlike any city in India, Hyderabad shall not and will not have any drinking water problem till the year 2050, irrespective of what expansion the city will have. That is the planning, that is the vision, and that is the focus. That is the focus of the chief minister on a common man's problem. पानी, बिजली, अगर ये दोनों चीज सही है तो बाकी तो चलता रहेगा. So these 2 things have been sorted. जहां 14 दिन में एक बार पानी मिलता था, आज अल्टरनेट डे मिल रहा है. हमारा विजन यह है कि डेली वाटर सप्लाई हो और इवेंचुअली वी शुड गेट टू दैट स्टेज. इवेंचुअली आई एम नॉट, फिर हमारे टीवी और मीडिया में लिख देंगे कि कल से देता हूं बोले इन्हों, फिर नहीं दिए बोल के फिर बोल देंगे. इवेंचुअली वी वांट टू गेट टू दैट स्टेज लाइक इन द डेवलप्ड कंट्रीज वेयर टैप खोलो तो पानी आता है. वो स्टेज पे आना चाहिए. इफ यू रियली वांट टू बी अ ग्लोबल सिटी, ये बेसिक चीजें भी आपको ध्यान देना होता है. और तीसरी बात, रोड्स. Hyderabad is a city that has been growing rapidly, very, very quickly. Definitely, some good work has been done. I will not say everything I have only done. इससे पहले भी कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ. गलत है ऐसा बोलना भी. But if you look at it, the city has been growing at a breakneck speed. In the last 6 years, more particularly, we've been able to attract some of the marquee names in business to Hyderabad. अगर आप Google ले लीजिए, Apple ले लीजिए, Amazon ले लीजिए, Facebook, Uber, Salesforce, Micron, all of these companies today, their second largest base outside of their headquarters is right here in our city. ये ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही मैजिक नहीं है कि किसी को बुलाए, फोन लगाए, एसएमएस मार दिए वो आ गया, ऐसा नहीं होता. यू रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन्स. उनको समझाना पड़ता है कि हैदराबाद का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या चीज है, क्या किया हमने, क्या कर सकते हैं, व्हाट इज इट दैट वी ऑफर. How Hyderabad offers the biggest bang for the buck compared to a Bangalore, Chennai, Bombay, Ahmedabad, Pune, Delhi. इसको सेल करना पड़ता है, मार्केट करना पड़ता है. इसमें केसीआर साहब का बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने हमें फ्रीडम दिया कि भाई ऐसा करो, यूथ को यहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, आप इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लाओ. टीएसआई पास उनका बेबी है, उनका
मन में एक आइडिया आया था, पूछा उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से, एक मीटिंग किया उन्होंने, 7 घंटे बैठे वहां पे इंडस्ट्री के साथ, पूछा उन्होंने कि क्या चाहिए आपको, आप बताइए आज कितना टाइम लगता है आपको क्लियरेंस एक लेने में गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा वो तो पूरा सब्जेक्टिव है सर, हम एप्लीकेशन डालते हैं, अब उनका देना हमारा मतलब उनके कृपा से चलता है, ऑफिसरों के कृपा से चलता है, अब वो जो जो जब चाहे तब देंगे। सो ही ब्रॉट इन अ लेजिस्लेशन विच सेड नो अदर सीएम हैज डन दिस इन दिस कंट्री, 15 दिन में परमिशन देंगे, वरना 16वां दिन 16th डे इट्स अ डीम्ड अप्रूवल. No other state, no other counterpart of the honorable CM has done this in the country. Second thing is done, self-certification. If you want to start a factory in Hyderabad today, you don't need a clearance from the government. आप शुरुआत करो, पहले बनाना शुरू करो, साइमल्टेनियसली एक एप्लीकेशन डाल दो, ये कोई नहीं बोलता आपको. और तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी. ऑफिशियल्स को उन्होंने बाय स्टैट्यूट, बाय लेजिस्लेशन, अगर आप 15 दिन में क्लियरेंस नहीं देते हो, you will be fined a sum of rupees 1,000 per day starting 16th day. ये तीनों चीज have made TS iPass a very attractive deal, and that's why we've been able to attract good investments in the last 6 years. Of course, पानी है, बिजली है, जमीन है, लैंड है, वाटर है, पावर है, ये सब हो गया. उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है. क्योंकि जो डाउट्स थे सबके मन में कि रीजनल लाइन पे झगड़ा होगा, रिलीजन के लाइन पे झगड़ा होगा, वो सब झंझट नहीं है. हैदराबाद आज ऐसी शहर है जहां पिछले 6 सालों में एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट की भी कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ी. मैं पढ़ाई यहीं पे किया हूं, निजाम कॉलेज की मेरी ग्रेजुएशन है और मेरी स्कूलिंग ग्रामर की है. मैं बचपन में देखता था हर साल, एवरी ईयर विदाउट एन एक्सेप्शन, आई थिंक मेनी पीपल इन दिस रूम विल एग्री, एवरी ईयर विदाउट एन एक्सेप्शन हम देखते थे कि कब एडिशनल हॉलीडेज मिलेगा. 7 से 10 दिन मिलता था पक्का. कुछ ना कुछ झगड़ा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कुछ बोल देता, फिर लफड़ा, खत्म, कर्फ्यू लगाओ, 7-10 दिन हॉलीडे. और आजकल बच्चे हमें बहुत डांट रहे हैं कि उनको हॉलीडे नहीं मिलता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्विफ्ट है, पक्का है, सीएम का पकड़ है स्टेट पे. ही इज अ वेरी केपेबल लीडर, इज अ वेरी एबल लीडर. सो देयरफॉर फर्स्ट थिंग ही हैड डन वाज ही रिवैम्प्ड द एंटायर पुलिस. आज जो आप गाड़ी देखते हो पुलिस की, मैं कहता हूं आज आप पूरे हिंदुस्तान में देखो, पूरे इंडिया में देखो, इतना स्वैंकी पुलिस फोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा. पुलिस से पहले वो जो खटारा गाड़ी होता था उसको हटा देके नए गाड़ी, आज कमांड कंट्रोल सेंटर देखिए अपना, मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, देयर वाज अ स्टडी डन रिसेंटली बाय अ कंपनी कॉल्ड कंपेरिटेक फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. उसमें यह नतीजा निकला कि हैदराबाद is the 16th most surveilled city in the world. 5 लाख सीसी कैमराज हैदराबाद में आपको देख रहे हैं. यहां पे चेन स्नैचिंग खत्म हो गया. जो कार्ड प्लेइंग क्लब थे, शायद निजाम क्लब वाले कुछ गाली दे रहे होंगे हमें, बट फिर भी वो भी खत्म हो गया. गुडुम्बा खत्म हो गया दुलपेट में. आज हैदराबाद बहुत पीसफुल है. पिछले 6 सालों से ये जो सारे चीज जो डिस्टर्ब करते थे हैदराबाद में पीस और ट्रैंक्विलिटी को, सारे चीज खत्म हो गए. और इसको एक स्ट्रेटेजिकली एक एक्शन प्लान लेके सीएम साहब ने किया. इसके अलावा फॉर द पुअर वी हैव डन मेनी थिंग्स. आई मीन यू सी अन्नपूर्णा सेंटर्स, बस्ती दवाखानास, केसीआर किट्स, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आई कैन गो ऑन एंड ऑन. द रीजन व्हाई वी डू दिस, कुछ लोगों को लगता होगा कि क्यों तुम लोग यार लोगों को लेजी बना रहे हो, क्यों फ्री सॉप्स दे रहे हो. बहुत लोग बोलते हैं मुझे. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इंडिया इज अ वेरी हेट्रोजेनस कंट्री. यहां पे अंबानी भी है और सबसे गरीब आदमी भी यहीं पे है, सबसे अमीर आदमी भी है, सबसे गरीब आदमी भी है. कोई भी सोसाइटी में एक फंडामेंटल बात होती है, अगर आप आपका वल्नरेबल सेक्शन का देखभाल ठीक से नहीं करते हो, अनरेस्ट आ जाता है. चोरी क्यों होती है, चेन स्नैचिंग क्यों होता है, कोई आदमी एंटी सोशल क्यों बनता है? क्योंकि रोजी रोटी नहीं मिलता या उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट किए जाते हैं, उसकी देखभाल ठीक से नहीं किया जाता है. द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट is ensuring that the vulnerable sections in the society, the below poverty line, people are taken care of very well as you can. अगर वो आप ठीक से करते हो तो क्या होता है, अनरेस्ट जो है सोसाइटी में कम हो जाती है. तब बिजनेस भी चलेगा, धंधा भी चलेगा, आराम से लॉ एंड ऑर्डर भी रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा. तो प्लीज डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन दैट हम लोग जो गरीब को जो प्रोग्राम, हम वेलफेयर प्रोग्राम अमल करते हैं,
इसमें हमारा एक ही एजेंडा है कि सोसाइटी एक बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, ताकि सबसे गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी भी कोएग्जिस्ट करें, ठीक से करें और पीसफुली करें। ये हमारा एजेंडा है। द रीजन व्हाई वी बीन सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज above mentioned things. Now, this is the book that I have published. This is my progress report in the last 6 years. कि मैंने किया क्या गवर्नमेंट में आने के बाद, मैंने किया क्या करके मैंने, क्योंकि हमारे दोस्त पूछते रहते हैं कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले कि आप किस बेसिस पे वोट पूछ रहे हो, तो मैंने ये छाप दिया, बोला कि भाई मैंने तो अकाउंट दे दिया मेरा, आप देख लो, देखना है तो देख लो। मैं पूछ रहा हूं आज वोट डेवलपमेंट प्लान पे कि मैंने कुछ काम किया, कुछ किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ कर दिया, कुछ काम किया। पानी हमने ठीक किया, बिजली हमने ठीक किया। अगर सड़क आप देखेंगे आज फ्लाईओवर खूब सारे बन रहे हैं और एक सीआरएमपी प्रोग्राम चल रहा है, नए लिंक रोड बना रहे हैं, हम लोग बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, काम अधूरा है, बाकी है, रोड और इंप्रूव कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम और बेहतर कर सकते हैं, लेक्स और वाटर बॉडीज की देखभाल ठीक से कर सकते हैं, नाला इंक्रोचमेंट्स हटाना, ये सब काम अधूरा है, मैं जानता हूं। बट मैं लेट मी रिमाइंड यू, मेरे से पहले 65 साल लोग काम करे इस शहर पे। इंडिपेंडेंस के बाद 65-70 साल काम करे वो लोग आके आज मेरे को उंगली उठा के पूछ रहे हैं कि किया क्या तुमने 5 साल में। अरे भाई 65 साल में आप क्या करें, मैं भी पूछ सकता हूं फिर तो। 65-70 साल आप काम करे, अब 5 साल में मुझे पूरा 65 साल का जो भी मिसरूल था उसको पूरा 5 साल में गायब कर दूं मैं। अब मैं सोचिए आप, एक मिनट, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, सब्र भी चाहिए आपको। So my request to you is, as fellow Hyderabadis and you know, the people who really write the destiny of our public representatives, my request to you is, I am accountable. I am saying this is what I have done. On this basis, I am asking for a vote. मैं कह रहा हूं कि मैंने एक काम किया, मैंने almost 67,000 करोड़ का काम मैंने किया हैदराबाद में पिछले 5-6 सालों में, और इस बेसिस पे मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मैं और भी काम करना चाहता हूं, और भी आपका खिदमत करना चाहता हूं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जो लोग हम पे आज कंटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि टीआरएस को वोट ना दो, मैं उनसे भी अपील करता हूं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप ये बताएं पहले कि आपने किया क्या कि आपको वोट दे, चाहे मजलिस भी हो, कि आपने किया क्या। आयशा यहीं पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वी आर ऑल्सो कंपीटिंग अगेंस्ट देम। तो आपने पिछले 6 साल में क्या किया कि आपको वोट दिया जाए और हमें ना दिया जाए। मैं एक और बात भी आपको पूछना चाहता हूं, इसे कहना चाहता हूं। मैंने किशन रेड्डी साहब जो है यहां से सेंट्रल मिनिस्टर है, बीजेपी के एनडीए में है, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पोस्ट किया। मैंने कहा, किशन भाई, मैं पिछले 6 साल में 67,000 करोड़ खर्च करके मैंने कुछ काम किया, मैं आपको दिखा सकता हूं, कहां ब्रिज बनाया, कहां अंडरपास बनाया, पानी का सहूलत कैसे मैंने इंप्रूव किया, बिजली का सहूलत कैसे मैंने इंप्रूव किया, ये मैं दिखा सकता हूं आपको। आप एक ऐसा चीज बताइए जो आपने किया पिछले 6 साल, एक चीज, मैं ज्यादा भी नहीं पूछूंगा, हैदराबाद के लिए, शहर हैदराबाद के लिए एक ऐसा चीज बताओ, एक, बस एक। मैं 100 दिखाऊंगा, आप एक दिखाओ। तो मालूम है किशन अन्ना क्या बोलते हैं मेरे को? किशन अन्ना सेज, एवरीथिंग यू हैव डन, मेरा उसमें शेयर है। तो मैं भी बोला, भाई एक बार देख लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। देखो, मेरी मैथ में, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल विज, तो मैं बोला, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मैं बैठ गया, मैं पूछा, भाई क्या हुआ क्या पिछले 6 साल में, तेलंगाना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस हमें कितना दिया, ये बताओ। तो उन्होंने एक स्लाइड निकाल के मुझे बताया, पिछले 6 सालों में तेलंगाना की जनता, द पीपल ऑफ तेलंगाना, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, सीएसटी पे करते हैं, पिछले 6 साल में and also support, because it's a federal republic, they are supposed to support every single state in the Indian Union. So by devolution and through finance commission grants, they have given us in the last 6 years 1,40,000 crores. तो 2,72,000 crore हमने उनको दिया, उन्होंने वापस हमें 1,40,000 करोड़ दिया। मतलब गया यहां से 1 रुपया, आया वापस 8 आना। अब अमित शाह साहब आते हैं हैदराबाद, कल आ रहे हैं, फिर कल परसों आ रहे हैं, मैंने सुना प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अभी पता चला मुझे, परसों आ रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, आ रहे हैं। गली इलेक्शन के लिए दिल्ली से लीडर आ रहे हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, देखो अब। तो अमित शाह साहब आते हैं यहां पे, आके बोलेंगे, आके बोलते हैं, इससे पहले बोल चुके हैं कि हमने तेलंगाना को 1 लाख करोड़ दिया।
अमित शाह साहब, मैं पूछना चाहता हूं, लेन देन की अगर बात होती है, दिया किसने लिया किसने, यहां पे बताओ। मैं बोल रहा हूं 2,72,000 करोड़ हमने आपको टैक्सेस में दिया, आपने हमें वापस 1,40,000 करोड़ दिया। तो लेन देन की बात आती है, कौन किसको क्या दिया, कौन किसको बाकी है, आप बोलो। आज कहां गया हमारा बाकी जो 8 आना, बाकी जो 1,30,000 करोड़ कहां जा रहा है? आपके वाराणसी में, आपके पटना में, आपके गुजरात में आज जो सड़क बन रहा है, बिजली बन रहा है, उसमें हमारा हिस्सा है। आपका यहां पे कुछ नहीं है। मैं ये बात बोलता हूं तो उनको बुरा लगता है। वो क्या बोलते हैं मालूम? अरे ये तो सेपरेटिस्ट एजेंडा है। काहे का सेपरेटिस्ट एजेंडा? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आई एम ए प्राउड इंडियन। आई एम नॉट सेइंग इफ आई पे 1 रुपी आई शुड गेट बैक 1 रुपी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप ये छोटी सी बात का बतंगड़ बना के मैंने आपको दिया, ये पोज मत मारो। मैं क्या बोल रहा हूं मैं जानता हूं। इस कंट्री का रेलवेज चलाना है, डिफेंस चलाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, मैं ये सब जानता हूं। आई एम ए कॉन्शियस इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। आप ये नाटक मत करो आके कि तेलंगाना को हमने कुछ दिया। कुछ नहीं दिया। क्या दिया आपने? मैं जानता हूं नॉर्थ ईस्ट चलाना है, कश्मीर चलाना है, देश का हिफाजत करना है, ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। बट टू कम एंड पोज लाइक यू हैव गिवन मी समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कि ऐसा कुछ आपने कर दिया, ऐसा कोई हमारे लिए बहुत बड़ा मेहरबानी आपने कर दिया, ये पोज नको मारो। हैदराबाद में नहीं चलता। मैं इसलिए बोला उनको, ये नादान अहमदाबाद नहीं है, होशियार हैदराबाद है। यहां पे हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। हमारे पास जानकारी है। अहमदाबाद नहीं है, होशियार हैदराबाद है। यहां पे हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। हमारे पास जानकारी है कि किसने किसको दिया, क्या होगा। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, आप पूछो वोट डेवलपमेंट एजेंडा पे, बोलो किया क्या आपने 6 साल में, बोलो। अगर वापस आपको एक मौका दिया जाता है तो क्या करोगे, ये भी बताओ। वो नहीं बताते हैं। यहां के एक हैदराबाद मार्केट में इलेक्शन में एक नया आदमी आ गया बीजेपी से, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो ही टॉक्स अबाउट दिस बीइंग अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बिन लाडेन, बाबर एंड देशभक्त। ये बिन लाडेन कौन है, बाबर कौन है, ये कहां से आ गए हैदराबाद इलेक्शन में? उनसे हमारा क्या वास्ता है? कुछ भी। वोटर है क्या यहां के? हैदराबाद के वोटर है वो बिन लाडेन, बाबर। मतलब अब बात करो इश्यूज पे। सड़क कहां बनाओगे, ड्रेनेज कहां बनाओगे, पार्क कैसे बनाओगे? ये लोकल बॉडी इलेक्शन है भैया, बल्दिया के इलेक्शन है। कुछ भी बोलना, कुछ भी। और फिर बात करते हैं अलग अलग अजीबोगरीब बात करते हैं। बोलते हैं रोहिंग्या है, कल स्मृति ईरानी मैडम आई, रोहिंग्या है। तो मैं बोला उनको, अरे रोहिंग्या है, पिछले 6 साल से गवर्नमेंट आपका है दिल्ली में, आपके रक्षा मंत्री क्या कर रहे, होम मंत्री क्या कर रहे, आधार कार्ड देने वाले मंत्री क्या कर रहे, वोटर आईडी देने वाले मंत्री क्या कर रहे? आप ही का गवर्नमेंट है। इट्स अ स्लैप ऑन टू योर फेस। इफ यू आर सेइंग टुडे दैट देयर इज इन्फिल्ट्रेशन इन दिस कंट्री, स्लैप ऑन यू, शेम ऑन यू। आप जो लोग हिफाजत करने की बात करते हैं इस मुल्क की, अगर आप ठीक से काम करते तो आते कैसे लोग, अगर है भी तो ये जो बात किया जाता है लोगों को भावुक बनाने का, लोगों को उकसाने का, लोगों को प्रोवोक करने का रिलीजियस लाइंस पे, ये जो है एक सिनिस्टर डिजाइन है, सिनिस्टर कैंपेन है। ये हैदराबाद के लिए अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे इलेक्शन आते ही लोगों को एक जोश में लाना, भावुक बनाना, खास हमारे यूथ को। और वो जो यहां के बीजेपी के अध्यक्ष है, मेरे हिसाब से तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बोलते हैं बच्चों को कि भाई तुम रॉन्ग रूट पे चले जाओ, तुम 3-3 लोग ट्रिपल राइडिंग करो। अरे लाए आप ही लोग। मोटर व्हीकल एक्ट कौन लाया? हम लाए क्या? 2019 में नितिन गडकरी लाए पार्लियामेंट में। ये जो साहब बात कर रहे हैं यहां पे, वही साहब वोट करें वहां पे। उनको मालूम नहीं कि वोट करें, वही तकलीफ है। और इस सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, उनको मालूम भी नहीं कि उनको मालूम नहीं। सबसे बड़ी परेशान वो है। सो ऐसे लोग आज अगर यहां के लीडर बनेंगे तो फिर मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज सोचिए, प्लीज सिट बैक, रिलैक्स, थिंक बिफोर यू इंक। वोट करने से पहले 1-2 मर्तबा सोच लो, हैदराबाद कैसी हैदराबाद चाहिए आपको?
एक पीसफुल हैदराबाद which can continue to grow and continue to attract investments, continue to create jobs for our children. Or a Hyderabad which will again go back to the ages of curfews, jagdas, everyday nonsense. You want that? आप सोच लो, क्योंकि हमारे लिए पॉलिटिक्स में तो हम हैं, रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं. हमारे लिए, we've seen ups and downs in elections, ups and downs in politics. Does not matter. But the city, it should not suffer. This city has taken care of millions of people and continues to be an economic engine, not just for our state, but for our country. It's one of the topmost cities of our country. The fabric of this city cannot be disturbed, shall not be disturbed. That's our commitment to this city and to the people of this city. So my appeal to you is, please choose. आप सोचो, आप भावुक ना हो. मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, मोदी साहब ने कहा 2014 में, कहा क्या उन्होंने, आप जन धन खोलो, मैं धन धन बोल के 15 लाख देता हूं, बोले अकाउंट खोलो. बोले मेरे हिसाब से तो एक आदमी को, एक औरत को नहीं मिला आज तक इस देश में. और फिर हाल ही में कोरोना के बाद बोले, यहां पे बिजनेसमैन भी है इसलिए पूछ रहा हूं, 20 लाख करोड़ का पैकेज बोले. कोई हाथ उठाओ भाई, अगर किसी को एक उसमें से आधा पैसा भी मिला तो हाथ उठाओ जरा, मैं भी देखता हूं. 20 लाख करोड़ कहां गए? 20 लाख करोड़ पूछो उनको, अमित शाह साहब को, फिर बोलेंगे अरे वो तो जुमला था, जुमला था. 15 लाख का जुमला एक था, 20 लाख करोड़ का जुमला दूसरा. तो मैं तो आज जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर, मैं तो उनसे वही गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आ रहे हो, आके तेलंगाना को थैंक्स बोल के जाओ, क्योंकि टैक्सेस हम देते हैं आपको. पहली बात याद रखो, यहां आके फिर नाटक शुरू मत करो कि हमने आपको कुछ दिया, ये दिया, वो दिया. आप कुछ नहीं दिए. पहले आके तेलंगाना आवाम को थैंक्स बोलो कि आप लोग इस देश के तरक्की में, विकास में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके हम शुक्रिया अदा करते हैं करके बोल के जाओ. याद से बोलना. और दूसरी बात, तेलंगाना का जो जनता है, खास हमारे युवा हैं, मैं उन युवा से भी अपील करना चाहता हूं, क्या चाहिए आपको? मैं बोल रहा हूं कि लेट अस आईटी, लाइफ साइंसेस, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल्स, फार्मा. एक आदमी ऐसे दिखाओ हमारे अपोनेंट से जो आके डिबेट कर सके हमारे साथ कि क्या बेसिस पे, कौन सी सेक्टर पे डिबेट करेंगे. आइए बात करते हैं. आइए पॉलिसी पे चर्चा करो, जॉब्स पे चर्चा करो, इकोनॉमी पे चर्चा करो. नहीं करेंगे, बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड. आप एक बार याद करो, कोरोना शुरू होने से पहले, उससे पहले जो 8 क्वार्टर थे, 8 consecutive quarters of slowdown has led to a lockdown, landed in a lockdown, and that today has landed this country in a recession. And why did the slowdown happen? Why is our GDP growth rate today less than that of Bangladesh and less than that of Sri Lanka? Why? Because of the disastrous economic policies pursued by Honorable Prime Minister and his team. Right-wing politics and left-wing economics. ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है. ये उनका एजेंडा है. इसलिए आज जो देश भाग रहा था तरक्की की तरफ, उसको बीच में टांग अड़ा के गिरा दिए. 8 क्वार्टर स्लो डाउन, फिर जाके आ गया लॉकडाउन, अब रिसेशन. अब मोदी साहब कह रहे थे हर साल 2 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, नए जॉब्स क्रिएट करेंगे. मतलब अभी तक तो 12 करोड़ जॉब मिलना चाहिए था. 12 करोड़ छोड़ो, ऐसे जॉब चले गए. इस बात पे डिबेट कराओ, इकोनॉमी पे डिबेट करेंगे. आ जाओ. कोई नहीं आता. मालूम उनको एक ही चीज, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम. मुसलमान को इस देश का दुश्मन दिखाओ, वोट ले लो, खत्म, गायब हो जाओ. मैं क्या बोल रहा हूं, सोचो आप. आज मोदी साहब से कोई पूछता है, गवर्नमेंट से कोई पूछता है, कल किशन अन्ना से पूछे, केसीआर साहब कह रहे हैं कि आप पब्लिक सेक्टर सारे बेच रहे हो. क्यों बेच रहे हो? बोलते हैं एयर इंडिया तो लॉस में है इसीलिए बेच रहे हैं. फिर कोई पूछता है उनसे, भाई एलआईसी तो प्रॉफिट में, उसको काय को बेच रहे? भाई देश के हित में है. मोदी साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम लाया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, बहुत सारे नया प्रोग्राम लेके आए. अभी बेचो इंडिया. इसलिए मैं बोल रहा हूं, सोचो इंडिया, सोचो इंडिया. क्या हो रहा सोचो, भावुक ना हो, जल्दबाजी में ना रहो, जल्दबाजी में ना रहो. सोचो, सोचो, समझो, सोच समझ के वोट करो. भावुक ना हो. 2 मिनट सोचो, आराम से बैठ के सोचो. मैं जो बोला अभी तक, अगर मैं कुछ भी गलत बोला,
लेट देम कम, लेट देम डिबेट, लेट देम कम आउट विद स्टैटिस्टिक्स. बकवास नहीं. बाबर, बिन लादेन, कौन है भाई ये? है कौन इन्हों? हैदराबाद से क्या वास्ता है हमारा? इलेक्शन से क्या वास्ता है? सर्जिकल स्ट्राइक, काय का सर्जिकल स्ट्राइक? कहां पे करते मालूम है तुम्हारे को? मैं क्या बोल रहा हूं? सोच के बात भी कर रहे, सोच के करो. कहां बात कर रहे, क्या बात कर रहे? दिस सॉर्ट ऑफ डिविजन इज अनएक्सेप्टेबल. दिस सॉर्ट ऑफ रेटोरिक इज अनएक्सेप्टेबल. सोच समझ के बोलो. अब बदनसीबी तो ये है हमारी, जिनको बोलना चाहिए दिल्ली में वो तो एकदम खत्म हो गए, बोल नहीं पा रहे उन्होंने. इसलिए हमारे को छोटे छोटे पार्टी, हम छोटे छोटे राज के, हम मोदी साहब बार बार बोलते रहते हैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल. मैं इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज तेलंगाना में लोकल पार्टी कौन है? फिर हम हैं. तो आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो. गली बॉयज चाहिए कि दिल्ली बॉयज चाहिए? डिसाइड करो. हम गली बॉयज हैं, हम यहीं के हैं, तेलंगाना के हैं, यहीं के रहेंगे. गिरेंगे मरेंगे कुछ भी यहीं पे रहेंगे. ये लोग आएंगे दिल्ली से टूरिस्ट, वापस जाएंगे, फिर रहेंगे तो हम. आप सोचिए, बाढ़ आई थी हैदराबाद में, बारिश आई थी, हमने 6.5 लाख लोगों का हेल्प किया, 10,000 रुपया दिया, 664 करोड़ टू बी प्रिसाइज हेल्प किया हमने. फिर ये जो लोग आ रहे हैं अभी दिल्ली से, कहां थे ये लोग? हम थे, नी डीप वाटर में थे हम. हमारे शहर में चौ तरफ हम गए, मदद कर रहे थे हम, हमारे एमएलए, हमारे कॉर्पोरेटर, हम थे. कहां गए ये लोग? अभी आ रहे हैं टूरिस्ट बन के. हमने पूछा उनको, रिक्वेस्ट किया. दूसरे ही दिन सीएम साहब ने लेटर लिखा पीएम को कि भाई बाढ़ आ गई हमारे यहां, लोगों को नुकसान हुआ, तो मदद कीजिए, 1350 करोड़ इंटरिम रिलीफ दीजिए. एक पैसा भी नहीं मिला आज तक, एक पैसा भी नहीं. लिख के भी, खत लिख के भी 8-9 हफ्ते हो गए, 8-9 वीक्स ऑफ लैप्स्ड. मोर इंपॉर्टेंटली, कर्नाटका में बाढ़ आता है, 4 दिन, 4th डे येदियुरप्पा राइट्स लेटर, 669 करोड़ आर गिवन टू बेंगलुरु. गुजरात में बाढ़ आता है, पता नहीं आया भी नहीं पता. मोदी साहब जाते हैं, 500 करोड़ दे के आते हैं. वाई दिस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू अस? हम नहीं है क्या हिंदुस्तान में? हैदराबाद नहीं है आपके इंडिया में? ये कहां की रीत है? हमारा इंडिया है, हम इंडिया में एक अहम हिस्सा है, एक ग्रोइंग स्टेट है, मदद करो हमारी भी. नहीं करते. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, जो लोग बाकी टाइम पे नहीं आते हैं, जो लोग डिस्ट्रेस में नहीं आते हैं, जो लोग आज आके इलेक्शन के टाइम पे दिख के एक राउंड मार के जाना चाहते हैं, क्या इन पे यकीन करेंगे आप? इन पे भरोसा करेंगे? जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, जो लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं, इन पे यकीन करेंगे कि आज एक डिसाइसिव लीडर है? एक तरफ डिसाइसिव पॉलिसीज हैं, डिसाइसिव लीडर है, दूसरे तरफ डिवाइसिव पॉलिटिक्स है. क्या चाहिए? बिजनेस चलना चाहिए, धंधा चलना चाहिए. रोल ऑफ रुपी इज व्हाट कीप्स द इकोनॉमी रनिंग. अनलेस दैट हैपेंस, नो न्यू जॉब्स, नथिंग will ever happen. So my request to all of you is, do not get carried away by propaganda. अगर मैं जो बोला इसमें, मैं भी अगर जो बोला इसमें भी गलती है, तो जरूर पकड़ो मेरे को, बोलो अरे कहां करे भाई, तुम बोल के बोलो, क्या करे तुम बोलो. मैं आई एम अकाउंटेबल, आई एम ऑफरिंग यू समथिंग टू लुक एट एंड पंच होल्स इफ नीड बी. उनको भी बोलने दो कि हमने क्या किया. वो नहीं बात करते, 6 साल में क्या करे, आगे जाके क्या करेंगे बोलते नहीं बोलते. So my request to all of you is, kindly bless a progressive leader who's with us in the form of Honorable CM KCR Saab. Please continue to support us. Not just support us, support the city, support the growth of the city. And मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट हैदराबादी से एक है, आप लोग बाहर नहीं निकलते, वोट नहीं डालते. अब हमारा अगर रूरल एरिया है तेलंगाना में, वहां पे वोटिंग होती है 85-90%. हैदराबाद में कभी 45 नहीं क्रॉस होता. हमारे लोग बहुत माहिर हैं, घर बैठ के व्हाट्सएप में मैसेज डालो, ट्विटर पे गाली दो, फेसबुक में कोई मैसेज डालो, वो तो करते, बाहर आते नहीं, वोट नहीं डालते. अगर आपके दिल में हमारे लिए कुछ प्यार मोहब्बत या कुछ भी है, सपोर्ट करने का इरादा है, तो बाहर निकलो, वोट करो. घर बैठ के केसीआर अच्छा है भाई, मेरे को बिजली मिल रहा, केसीआर अच्छा है भाई, मेरे को पानी मिल रहा, क्या होता उससे? जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता. बाहर निकलो, वोट करो, सपोर्ट करो, तब जाके हमारी शहर,
हमारी स्टेट आगे बढ़ेंगी. बस मैं चंद लफ्ज मैं कहता हूं और नासिर को फिर से मैं थैंक्स करता हूं. एंड एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ यू, आई एम हैप्पी टू टेक. थैंक यू वंस अगेन.